नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट अगस्त 2023 के पर्यावरण के क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2011 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। हमने पर्यावरण के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के सब विषयों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इनके PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितना भी हमारा कंटेंट प्रोवाइड होता है, इसके लिंक, PDF और स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? A teacher wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS. Which of the following will she choose? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ एक ही समय में अपनी बातें शेयर करते हैं या अपनी आइडिया शेयर करते हैं। एक साथ एक ही समय में बातें यहाँ पर शेयर हो रही होती हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फ़ोन कॉल में बातें शेयर हो जाती हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो में एक ही तरफ से बात शेयर होती है, दूसरी तरफ से नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ईमेल ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट में तुरंत रियल टाइम बात शेयर नहीं होती, एक ने पोस्ट करा फिर कोई कभी रिप्लाई कर रहा है, कोई कभी रिप्लाई कर रहा है, तो इस तरह का होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी त्वरित संदेश ठीक है, लेकिन ब्लॉग में टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वन वे ही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन एंड फोन कॉल्स, इसमें टू वे रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। दो या दो से लोग एक ही समय में आपस में अपनी आइडिया शेयर कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। इफ थीम ट्रेवल, रेलवे स्टेशन डिस्पिट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स इन EVS, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट थीम फूड। ठीक है, ट्रेवल किससे जुड़ा है? रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। तो आपका फूड किससे जुड़ा होगा, यानी भोजन किससे जुड़ा होगा? ओबियस है, भोजन हमारा एग्रीकल्चरल फॉर्म यानी कृषि फार्म से जुड़ा हुआ होगा। फॉरेस्ट ठीक है, लेकिन हम भोजन के लिए कृषि पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल बहुत सारा मिलता है। शॉपकीपर जो मटेरियल है वो दूसरे लोगों से प्राप्त करता है। फार्मर वो होता कि कृषि फार्म लिखा होता तो हम उसको फार्मर से जोड़ते। तो भोजन हमारा कृषि फार्म यानी एग्रीकल्चरल फॉर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। While teaching EVS, a teacher's statement or questions which encourage students to elaborate on an answer either on their own form of the responses of their peers is। देखो यहाँ पे बात चली विद्यार्थियों को स्वयं या साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यानी विद्यार्थी या तो खुद उसका आंसर निकाल रहा है या फिर अपने दोस्तों के साथ यानी अपने साथियों के साथ मिलकर उसके आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे हम किस प्रकार की चीज कहेंगे? हम इसको इसे हम बोलेंगे खोजपूर्ण प्रश्न, प्रोबिंग। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बच्चा लगा हुआ है क्वेश्चन को ढूंढने में। कंडीशनिंग, चेनिंग एंड ट्रायल एंड एरर, ये जो चीजें हैं ये सारी व्यवहारवादियों द्वारा दी हुई चीजें हैं। और खोजपूर्ण प्रश्न जो है वो संज्ञानात्मकतावादी जो हैं अपने पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, उनके द्वारा दी गई चीजें हैं। जब विद्यार्थी स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रिया से किसी उत्तर को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पे खोजपूर्ण प्रश्न होता है। और हमारा जो NCF 2005 है वह कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, ना कि बिहेवियरिज्म पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? अनीता प्रिपेयर्स ए यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान? परिवार, घुमंतु परिवार, फैमिलीज, माइग्रेटिंग फैमिलीज, परिवार के प्रकार जिसमें एकल और संयुक्त हैं, टाइप ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, फैमिली रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, परिवार
संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ये बहुत बेहतर है। देखिए इसमें फैमिली के अंदर क्या क्या पढ़ा रही है, रिलेशनशिप्स, तो जितने भी संबंध होते हैं वो सारे यहाँ पर समझ में जाएंगे। जेंडर रोल्स, भाई जेंडर रोल्स की किस प्रकार भूमिका है, माता पिता के बीच में किस प्रकार की भूमिका चल रही है। ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय किस किस प्रकार से हैं। एज सोशियो कल्चर एंटिटी चेंजिंग टाइम, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिवार किस तरह से बदल रहा है। जैसे पहले संयुक्त होते थे, आजकल ज़्यादातर परिवार एकल परिवार ही रहते हैं। परिवारों में पहले जो काम है वो अलग तरीके से बटे हुए थे, आज के समय में वह काम अलग प्रकार से बटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बेटर आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के उपयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। Miss Sheetals likes to use stories and poems in primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poem is to। सबसे उपयुक्त तर्क क्या रहेगा, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। मतलब विद्यार्थी स्कूल आने से पहले इनको सुनकर आए, तो कहानी कविता का प्रयोग करना ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल ठीक है। इनकरेज द स्टूडेंट टू राइट देयर ओन पोएम्स एंड स्टोरीज। विद्यार्थियों को भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी सही है भाई। बच्चों को आप अवेयर करोगे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी ठीक है। मेक द लेसन मोर इंटरेक्टिव, इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। तो ए गलत है, बी सी डी तीनों सही है। हम यहाँ पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा, बी सी एंड डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 5। हमें इसके उद्देश्य बताना है। स्वतंत्र रूप से व्यावहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, ये एक बेहतर उद्देश्य हो सकता है। एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर तक विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टडिंग साइंस एट द मिडिल लेवल, ये भी ठीक है भाई। ईवीएस में कुछ विज्ञान की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा समझना सीख जाएगा, फिर बाद में बड़ी क्लासों में विज्ञान पढ़ा लेगा, तो मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, ये भी सही है भाई। डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये भी ठीक लग रहा है कि जो गहन समझ है वो समझ में जाएगा। जैसे कि नींबू वाला एक क्वेश्चन आता है, गिलास में नमक डालो फिर उसमें नींबू तैरने लगता है, मतलब पानी में नमक घोलो तो नींबू तैरने लगता है। तो एक अवधारणा होती है डेंसिटी की, इसकी समझ उसको तभी से विकसित हो जाएगी। विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये तो भाई साहब इस ऑप्शन को नहीं हटा सकते। हेल्पिंग लर्नर्स लिंक स्कूल लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, भाई बच्चों का जो भी अधिगम है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। हो जाता है ऐसा, बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, जो सबसे सही रहता है हम उसे टिक कर लेते हैं। चलिए अंडा वाला क्वेश्चन आ गया है। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकते हैं। An AVS teacher demonstrate an experiments in class in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salts to the water। भाई नमक मिला दोगे तो तैरता रहेगा, पानी मतलब पानी में अंडा तैरता रहेगा, नमक मिला, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, अंडा पहले डूब जाएगा और नमक मिलाने पर तैरता रहेगा, ठीक है, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई कौन उपयुक्त व्याख्या देगा। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षा में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग और उसका अवलोकन करना, ये बहुत बेटर है। कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट। आप बच्चों से देखो कि अपन ने जब थोड़ा नमक मिलाया था तो क्या हुआ, और नमक मिलाया तो भाई अंडा थोड़ा ऊपर आया, और नमक मिलाया तो और ऊपर आया, और नमक मिलाया तब वो पानी के ऊपर ही तैरने लगा। तो इस तरह से चीज़ों को समझाना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। अभिकथन ए यानी असर्शन ए,
ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है विभिन्न कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं भाई। देखो, जब हम ईवीएस सीख रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके, अवलोकन कर सके, अवलोकन करके उनको पहचान सके और पहचान के आधार पर वर्गीकरण कर सके। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस स्किल्स हैं ये बच्चे के अंदर होना चाहिए। थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। अगर इस प्रकार के कौशल बच्चे के अंदर आ जाते हैं, पहचानने की, अवलोकन करने के, वर्गीकरण करने के, तो हम कह सकते हैं कि ईवीएस को सीखने के जो परिणाम चाहिए थे, जो लर्निंग आउटकम्स चाहिए थे, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन जैसे हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सम्मेटिव असेसमेंट आपकी टर्म एंड में जो असेसमेंट होते हैं, जिसमें वार्षिक परीक्षाएं यानी कि एनुअल एग्जामिनेशंस, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ जाते हैं। तो हमें किस पर जोर देना चाहिए? लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र की लंबाई और उसके उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर, प्रश्न पत्र के लंबाई और कुल अंक पर। देखो, कभी भी आप किसी भी प्रकार का असेसमेंट तैयार करो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, विषय वस्तु को ये पूरी तरीके से कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये दोनों चीजें होना ही चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कंटेंट कवरेज, जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसको पूरी तरीके से कवर करना, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर और उसके उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है? Which of the following is not a learning outcome in EVS for student of class 3rd? बताइए कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। नोट पूछा गया है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, बिल्कुल ठीक, ये लर्निंग आउटकम्स रहेगा। भाई बच्चों को पता होना चाहिए कि गुड टच एंड बैड टच क्या है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना, समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ये थोड़ा यार हाई लेवल पे चला गया, तो इसको मैं थोड़ा सा टिक कर रहा हूँ, हाई लेवल पे चल गया। वॉइस ओपिनियन ऑन इश्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द सोशल प्रैक्टिस सच इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ रिसोर्स। अभी तो वो रिसोर्स समझ रहा है कि रिसोर्स क्या होते हैं, समाज क्या होती है, प्रथाएं क्या होती हैं, उन पर आवाज उठाना, मुद्दों पर आवाज उठाना, ये तो मुझे भी बेटर नहीं लगता। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, हाँ ये ठीक है। वो भाई देख सकता है कि जो हमारे लोकल खेल होते हैं या आउटडोर इंडोर गेम होते हैं, उन गेमों में किस प्रकार के नियम होते हैं। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये भी ठीक है। आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम्स, तो ये तीनों ठीक है, बट सेकंड जो है वो हाई लेवल पे चला गया, ये आपके मिडिल स्कूल के बच्चों तक या हाई स्कूल के बच्चों पर चला गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया था। यह लर्निंग आउटकम नहीं रहेगा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? यू हैव टू सिलेक्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक्स फॉर योर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 5। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस? बताइए। पुस्तक में चित्र बड़े रंगीन होना चाहिए। पिक्चर इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी इलस्ट्रेटेड एंड एप्लीकेबल अप्लाइंग टू स्टूडेंट्स। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सही, बेस्ट तो यही रहेगा। सबसे अच्छा मानदंड बुक को सिलेक्ट करने के लिए यही होना चाहिए कि भाई उसमें एक तो बच्चे के अनुसार हो, उसमें जो भाषा है,
वे बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, और बच्चे के अनुसार होने से तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उसके अंदर थोड़े से चित्र हो, डायग्राम हो, थोड़ी सी वह कलरफुल हो, तो इस तरह से वह बुक को होना चाहिए। और रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला नंबर 72 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस विषयों के बजाय थीम है। ठीक है, ये तो सही है भाई, टॉपिक्स की बजाय थीम्स का प्रयोग किया गया है। विषयों की तुलना में थीम आधारित अधिगम ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट एज कम्पेयर टू टॉपिक। तो आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है, पर थीम रखने के उद्देश्य क्या थे? थीम रखने के उद्देश्य सिर्फ यही थे कि ये विद्यार्थियों के लिए आसान है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो उद्देश्य नहीं थे कि ये विद्यार्थियों के लिए आसान है। उद्देश्य ये थे कि बच्चे समाज को बेहतर ढंग से समझ सकें, बाहर किस प्रकार का वातावरण चलता है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, इसको आसानी से समझ सके, ये था इसका उद्देश्य। तो सही दोनों हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए थीम रखी गई कि ये शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान रहेगा, ये सही नहीं है। अभिकथन ठीक है, उसका कारण ठीक नहीं है, वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। You want to encourage hands-on activities for student of EVS. Which of the following is the most appropriate activity? आप EVS के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ग्लोब से नक्शा बनाना, विभिन्न देशों से सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से EVS किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। देखिए, व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है आपको, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ तब होगी जब बच्चे खुद काम कर रहे होंगे। तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, इसमें बच्चे खुद काम करेंगे, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के अंदर ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसमें सेकंड में भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, लेकिन इसमें कुछ बन नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ कलेक्शन चल रहा है। तो थर्ड में कुछ बन भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज। रचनात्मक आकलन क्या होता है? जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा होता है, असेसमेंट सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन। तो फर्स्ट एंड सी, मतलब ए और सी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सम्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। सम्मेटिव असेसमेंट मतलब जिसे हम बोलते हैं योगात्मक आकलन। ठीक है, तो ए और सी है ऑप्शन नंबर थर्ड में, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। फील्ड ट्रिप आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। फील्ड ट्रिप प्रमोट्स मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। देखिए, याददाश्त, मेमोराइजेशन की जगह अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लिखा होता, अंडरस्टैंडिंग लिखा होता, ऑब्जर्वेशन लिखा होता, एक्सप्लोरेशन लिखा होता, यानी कि समझ लिखा होता, अवलोकन लिखा होता, खोज लिखा होता, अन्वेषण लिखा होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन याददाश्त के कारण जो कारण है वो बिल्कुल गलत हो गया, असर्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। तो अभी कथन सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हमारा रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ कहाँ हैं? अगर हम मैप में बात करें तो यहाँ पर हमारा गुजरात हो जाता है, यहाँ पर हमारा यूपी है, और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है। तो डायरेक्शन देख लो, ये हो जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारी हो जाती है वेस्ट ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा।
77, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने की कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? रामा प्लेस क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट? क्रिकेट खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें मांसपेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मस्कुलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 78 है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें एक गर्माहट महसूस होती है और हमें उजाला मिलता है। तो इससे हमें हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम? तो उसे बोलते हैं बोरा चावल, जो असम में खाए जाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। देखिए, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस समय पौधों में नए नए फूल आ रहे होते हैं। लीची के फूल वगैरह आते हैं जो मधुमक्खियों को रस ढूंढने में मदद करते हैं या रस को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा अक्टूबर से दिसंबर। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। जीरा कैसा होता है? छोटा होता है लेकिन खुशबूदार होता है, बिल्कुल सही है, ए का 4 हो जाएगा। केसर पीले रंग का होता है, मिर्च दक्षिण अमेरिका से आया है और लौंग कील की तरह दिखता है। तो जीरा तो हो जाएगा आपका छोटा परंतु खुशबूदार, केसर हो जाएगा पीले रंग का, मिर्च आया था दक्षिणी अमेरिका से और लौंग कील की तरह दिखता है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल। अगर हम भारत के नक्शे की इस तरह से बात करें तो यहाँ पर हमारा इस साइड हमारा अरब सागर है और इस साइड हमारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उड़ीसा इस साइड मिल जाता है, ओडी लिख दिया मैंने, उड़ीसा इधर मिलेगा, कर्नाटक इधर है, केरल इधर है, तेलंगाना तो इधर बीच में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वह बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 83, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉरेस्ट। कुकुड़ भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। झारखंड में बोली जाती है भाषा जिसमें कुकुड़ तोरंग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। देखो, ये जो एनसीईआरटी की किताब है उसके हिसाब से जो लॉटरी का सिस्टम है वहाँ पर मिजोरम में दिया गया है, तो हम झारखंड में उसको लेकर नहीं चलेंगे। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। 15 नहीं, कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, तो 15 की जगह यहाँ पर 25 साल आएगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अबाउट द 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, तो ए और डी सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। 84, what is the mass of an object with a density of 20 ग्राम मिलीलीटर and a volume of 6 मिलीलीटर? 24 ग्राम मिलीग्राम घनत्व और 6 मिलीग्राम आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो हमारा घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और यदि हमें इससे द्रव्यमान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, घनत्व का गुणा कर देंगे आयतन से। तो घनत्व का आयतन से गुणा कर देते हैं, 24 गुणा 6, 24 × 144। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर रहेगा। 85 है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्नैक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। वे अपने भोजन को पूरा निगल लेते हैं, बिल्कुल सही है भाई। सांप जो होते हैं अपने खाने को पूरा का पूरा सैलो कर लेते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल, आगे के जो दांत होते हैं नुकीले होते ही हैं।
जहरीले सांपों में डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही है। पॉइजनियस स्नेक्स हैव फैंग्स, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, चबाकर नहीं खाते, वे तो सीधा का सीधा लेकर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, हमें गलत कथन चुनना था, 4 में ही 4 ही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, कांसा ब्राज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ब्रोंज को किससे मिला पिघलाकर बनाया जाएगा। ब्रोंज को बनाया जाता है टिन एंड कॉपर को पिघलाकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, टिन और कॉपर की ये मिश्र धातु है। 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। 3 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट्स अबाउट 100 kg। 100 ग्राम नहीं होता है, 200 ग्राम होता है, 200 किलोग्राम होता है, तो ये गलत हो गया। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा जाता है। एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स। 200 ग्राम नहीं खाता है, 100 ग्राम खाता है, तो बी स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, 2-4 घंटे सोते हैं, ठीक है। कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये भी ठीक है। सी और डी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, ठीक है, फिर विचार करते हैं। इन मनाली हाउस आर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड स्टैंडिंग रूफ स्लैंटिंग रूफ एंड एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बॉम्बू पिलर्स। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के मकान होते हैं। ऊंचे उठे हुए लकड़ी के मकान बांसों के खंभों पर बने हुए होते हैं, असम में, मनाली में नहीं होते, तो एक कथन तो हमारा गलत हो गया। मनाली में बहुत बारिश होती है, बर्फ भी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है भाई, बारिश होती है, बर्फ भी पड़ती है, ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसको भरते हैं, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो गैस लिक्विड फॉर्म में हमारे सिलेंडर में भरा होता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ये भी सही है। वैन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस, गैस कैसी होती है, गैस ऐसी होती है कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, और जब इसमें ऊपर से किसी भी प्रकार का एक प्रेशर लगाया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वे पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इससे कहते हैं गैस कंप्रेस्ड हो गई है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। 89 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ प्लांट्स, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को शक्ति और सहारा देना। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का कार्य कौन से हैं, द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम, तने का कार्य भोजन का उत्पादन करना तो नहीं होता, भोजन का उत्पादन करना का काम पत्तियों का होता है, स्टोर करने का काम फलों का होता है, कह सकते हैं। पौधों को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल ये तने का काम होता है, स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रदान करना। अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, यह भी तने का भाग होता है, तो सी भी सही है, बी एंड सी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे ईवीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किस प्रकार का स्टडी मटेरियल आप हमारे चैनल पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।